चलिए आचार्य महोदय, और पूरी तरह जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ, जिस आत्मीयता के साथ आपने एक तरह से स्वागत किया है मुझ नाचीज का, उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका। जिस आत्मीयता, जिस भाव और स्नेह के साथ आपने इस आयोजन को इतना भव्य बना दिया, तो ये मेरी स्मृतियों का एक स्थायी हिस्सा रहेगा। मैं हमेशा इस कार्यक्रम को याद कर सकूंगा। हम अपनी इस बातचीत को दो हिस्से में बांटेंगे। थोड़ा मैं बोलूंगा पहले, जो अक्सर मैं बोलता हूँ बच्चों के बीच में जाकर, और उसके बाद फिर मैं आपके सवाल लूंगा। जो कुछ भी आपके प्रश्न होंगे उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चे लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जोश की उम्मीद कर रहा हूँ, थोड़े और गर्मजोशी के साथ आप बताइए कैसे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामान्यतः हम कॉलेज के शिक्षकों को या आपके स्कूल के शिक्षकों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। बैक टू बैक हम क्लासेस लेते रहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। संक्षेप में अपनी कुछ बातें आपके साथ रखूंगा। और मुझे मालूम है कि यहाँ 7वीं क्लास के भी बच्चे हैं, 11वीं क्लास के भी बच्चे हैं, तो ज्यादा गंभीर बात भी नहीं करूँ। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनना पसंद है कि नहीं? तो पहले हम कहानी से शुरुआत करेंगे अपनी इस बातचीत की, और फिर आप तैयार रहिएगा। हो सकता है उस कहानी को सुनाने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूं, तो इसलिए आपको ध्यान से उस कहानी को सुनना है कि कहानी कैसी है, क्या हुआ उस कहानी में, उस कहानी का आउटकम या उस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है बच्चे लोग? चलिए, तो कहानी सुनना पसंद है आपको? एक लड़की थी, उसका नाम था राधा। बहुत प्यारी सी बच्ची थी, जैसे आप प्यारे से मासूम से बच्चे हैं। वो स्कूल में पढ़ती थी। राधा पढ़ने लिखने में एक औसत एवरेज विद्यार्थी थी, सामान्य विद्यार्थी थी, बहुत मेधावी नहीं थी। लेकिन वो हर साल कक्षा पास कर जाती थी। एक क्लास से दूसरे क्लास में वो चली जाती थी, पहुंच जाती थी, और उसकी एक कोशिश रहती थी कि इस बार जितने अच्छे अंक आए हैं, अगली बार कोशिश करो कि और मैं बेहतर कर सकूं। यही मात्र उसका काम था। लेकिन राधा की दिलचस्पी थी पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स बहुत अच्छा बनाती थी। चित्रकला समझते हैं ना? वो पेंटिंग्स बहुत अच्छा करती थी। तो पेंटिंग करना उसका पैशन था एक तरह से। तो जब भी उसको वक्त मिलता, स्कूल से भाग के आती, थोड़ा होमवर्क करती, थोड़ा काम करती, और अपने पेंटिंग्स बनाने में वो लग जाती थी। वक्त गुजरता रहा, साल दर साल, 2 साल, 4 साल, फिर राधा थोड़ी बड़ी होने लगी। राधा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। किससे? किससे प्यार था? दादी से। दादी से वो बहुत अटैच थी। जैसे बच्चे हो जाते हैं, अपने मन की सारी बातें वो दादी से कहती थी, दादी से सुनती थी, सारी चीजें दादी के साथ वो शेयर किया करती थी। राधा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, तो आसपास के लोगों ने उससे कहा कि ये क्या तुम जब देखो तब ब्रश लेकर, पेपर लेके, पेन लेके कुछ बनाने बैठी रहती हो। खूब पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिसर बनो, साइंटिस्ट बनो, ये तुम क्या करती रहते हो? राधा को पता था कि पढ़ने में तो ठीक थी, वो एवरेज थी, लेकिन उसका ज्यादा मन इसी काम में लगता था कि वो पेंटिंग बनाए, वो काम करे, सारी चीजें। एक दिन बड़ी परेशान हुई लोगों के इस तरह कहने से कि तुम पेंटिंग ही बनाती रहती हो, जीवन में तुम करोगी क्या? तो वो भागते भागते अपनी दादी के पास गई, और दादी से उसने कहा कि दादी, सब मुझे कहते हैं कि तुम पेंटिंग बनाओगे तो तुम करोगे क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत मेहनत करो। तो उसकी दादी ने उससे कहा कि दूसरों की निगाहों में सफल होने के लिए जीवन नहीं जीना है। तुम्हें कौन सा काम पसंद आता है, कौन सा काम करते हुए तुम्हें जिंदगी खूबसूरत लगती है, कौन सा काम करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, कोई धुन है, उसे जीना चाहिए और उसी काम को करना चाहिए। और तुम्हारे काम करने से दूसरों के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट हो, अगर खुशी हो, तो यही सफल होने का असली मायने होता है। राधा छोटी थी, उसको उस समय ये बात समझ में नहीं आई,
लेकिन उसको एक हौसला मिला कि मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है, मेरी दादी कह रही है तो मुझे इस काम को करते रहना चाहिए। वक्त गुजरता रहा। एक बार राधा चूंकि गांव की लड़की थी तो उस गांव के पास एक शहर था, तो शहर में एक मेला लगाया गया। तो जब मेला लगाया गया तो राधा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स ले जाकर मेले में बेचने की कोशिश करूं। इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उसने बनाई है, पर बहुत हौसला करके, बहुत हिम्मत करके वो अपनी पेंटिंग्स लेकर मेले में चली गई। मेले में एक जगह पे उसने अपनी सारी पेंटिंग्स लगा दी। लोग आते, देखते, चले जाते। जब कोई उससे उसकी पेंटिंग्स खरीदने नहीं आता तो उसे बहुत निराशा होती कि कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है। शुरू के 1-2 घंटे ऐसे गुजरे। उसके बाद थोड़ा बदलाव आया। लोग आते, उसकी पेंटिंग्स को देखते, उसकी तारीफ करते, मुस्कुराते और चले जाते। उसकी एक भी पेंटिंग्स नहीं बिकी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। अब उसको लगा कि लगता है कि मेरी पेंटिंग्स इतनी अच्छी है नहीं कि कोई खरीद पाए। सब देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सब चले जा रहे हैं। अब उसे लगा कि मेला खत्म हो जाएगा और अब सामान समेट लेना चाहिए। तब तक एक बूढ़ी दादी आती है उसकी दुकान पे और वो ठहर जाती है वहां। उसकी सारी पेंटिंग्स को एक एक करके बहुत प्यार से निहारती है, देखती है। और एक पेंटिंग्स जब वो देखती है तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो भावुक हो जाती है, वो इमोशनल हो जाती है। राधा उनके पास जाती है, कहती है क्या हुआ दादी जी? तो दादी जी कहते हैं कि ये पेंटिंग्स मुझे खरीदनी है तुम्हारी, तुम इसकी जो मुंह मांगी कीमत मांगे मुझसे ले लो, लेकिन ये पेंटिंग्स मुझे तुम दे दो। राधा ने कहा तो मैंने तो बेचने के लिए ही ये पेंटिंग्स लगाई है। फिर दादी ने कहा कि मुझे और भी तुम्हारी बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदनी है। राधा ने कहा कि एक बात बताइए, आपको पेंटिंग्स पसंद आई, लेकिन इस पेंटिंग्स को देख के, जो चित्रकला है जिसमें जिस चित्र को देख करके वो बूढ़ी दादी रो रही थी, उसमें घर का चित्र था। घर था, आंगन था गांव का, और सूरज की रोशनी जैसे घर को छू रही थी, सूरज की पहली किरण। तो उस तरह की एक पेंटिंग थी। तो दादी ने कहा कि मैं भी गांव से ही ताल्लुक रखती हूँ, मेरा रिश्ता गांव से ही रहा है। बाद में मेरे बच्चे बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, कामयाब हो गए, तो वो शहरों में रहने लगे। तो धीरे धीरे मुझे अपना गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ा। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे मेरा पुराना घर याद आ रहा है, गांव याद आ रहा है, वो घर का आंगन याद आ रहा है। तो इस तस्वीर को मैं इसलिए खरीद के लेके जा रही हूँ, इसे जब मैं अपने कमरे में लगाऊंगी तो मैं अपने पुराने दिनों को फिर से जी सकूंगी, अपने घर वापस लौट सकूंगी, घर की चौखट देख सकूंगी, आंगन देख सकूंगी, उगते हुए सूरज की रोशनी से कैसे मेरा घर नहा जाता था, मैं वो सब देख लूंगी। इसलिए आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने पेंटिंग खरीद ली और साथ साथ और भी कुछ चीजें जो राधा की अच्छी पेंटिंग्स थी उसे भी दादी ने खरीद लिया और वो चली गई। जब ये सारी चीजें हो गई तो वापस घर लौट के आती है राधा, और ये सारी बातें अब वो अपनी दादी से बताने लगी कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तब उनकी दादी ने कहा था कि याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि जीवन अपने लिए जीना होता है। अपने भीतर की जो ऊर्जा है, अपने भीतर की जो पहचान है, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसके हिसाब से जीवन जीना होता है। और उसे जीते हुए, उस पे काम करते हुए जब तुम दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ देते हो तो यही सफल होने का असली मायने होता है। मैं आपको इस छोटी सी कहानी से बस ये बताना चाह रहा था कि आप सब छोटे बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहता होगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें उस ऊर्जा को पहचाननी है। आप सबको, आपके शिक्षक इसमें मदद करते हैं, आपके पेरेंट्स इसमें मदद करते हैं। हर इंडिविजुअल बच्चा, जो यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आप बिल्कुल अलग अलग हैं, सबकी प्रतिभा अलग अलग है, सबका परिवेश अलग अलग है, सोचने का, जीने का ढंग अलग अलग है। इसलिए कभी किसी दूसरे से तुलना ना करते हुए
अपनी लीक बनानी है आपको, अपना रास्ता आपको इख्तियार करना है, और तभी जाकर के सफलता के मायने सिद्ध होते हैं। आप देखें कि कामयाबी का मतलब अगर सिर्फ ऊंचे पदों पे पहुंच जाना अगर है, तो ऐसी कितनी किस्से हैं, कितनी ही कहानियां हैं कि दुनिया के बड़े प्रसिद्ध लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग, बहुत पैसे वाले लोग, बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए लोग खुद ही अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। उस तनाव को नहीं झेल पाते, उस दबाव को नहीं झेल पाते। तो पढ़ते लिखते हुए जीवन को कैसे केंद्र में लाना है, ये भूमिका शिक्षकों की भी है, आपके पेरेंट्स की भी है और आपकी भी है। इसलिए मैं हर एक मंच से जब बच्चों के बीच में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई कभी भी तनाव का विषय नहीं होना चाहिए। तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है पढ़ाई को लेकर। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप घर जाइए और बैग रख दीजिए और कहीं कि आज हमारे स्कूल में एक सर आए थे और उन्होंने कहा कि पढ़ाई को लेकर के कोई तनाव नहीं लेना है, तो मैं इस तनाव से मुक्त हो रहा हूं। ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वो पढ़ाई जो आपको एंजाइटी दे, वो कंपटीशन जो आपको एंजाइटी दे, तनाव दे, तो वो तो आपका जीवन आपसे ले रहा है। तो जीवन बचा रहेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप क्रमशः धीरे धीरे चलती रहेंगी। तो तनाव मुक्त होकर के आपको पढ़ना है। और इस कहानी की सीख क्या है? राधा ने क्या सिखाया? वो पढ़ने में बहुत अच्छी विद्यार्थी नहीं थी, वो एक एवरेज विद्यार्थी थी, लेकिन उसने हमें क्या सिखाया? उसने हमें सिखाया कि वो जो बहुत अच्छे ढंग से कर सकती थी, आगे चलकर वो बहुत महान चित्रकार बनी, बेहतरीन चित्रकार बनी। तो उसने हमें ये सिखाया, या ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि जो काम वो सबसे शानदार ढंग से कर सकती थी, उस पर उसने यकीन रखा, भरोसा रखा, एक सपना देखा कि मुझे इस काम को बेहतर ढंग से करना है और मैं कर सकती हूँ, और वो जीवन में कामयाब हुई। तो पहली सीढ़ी होती है अपनी प्रकृति को जानना। इसे हम कहते हैं स्वधर्म, ठीक है ना? अपना जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसे आपको पहचानने की कोशिश करनी है। सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा। और इन सबके बीच में एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसपे आगे मैं चर्चा करूंगा, कि ये सब कुछ बनते हुए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते रहना है, वो सबसे बुनियादी बात है। तो उस राधा को भरोसा था अपने ऊपर और उसने एक सपना देखा। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रकृति को, अपने टैलेंट को पहचानते हैं, और जब आप सपना देखते हैं, तो जीवन में फिर कमाल होता है। अभी एक उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा होगा, गुकेश का नाम सुना है आपने? जानते हैं आप लोग कौन थे? वर्ल्ड चेस चैंपियन बने वो, भारत से हैं वो, और सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज विजेता होने वाले वो खिलाड़ी रहे। और आप उनकी कहानी सुनिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बहुत छोटी क्लास में, शायद चौथी पांचवी क्लास में, कह दिया था कि मुझे विश्व विजेता बनना है शतरंज का, और मैं जीतूंगा, और एक दिन ये काम मैं करके दिखाऊंगा। उसने कर दिखाया, क्योंकि उससे पता था कि वो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन काम कर सकता है वो है शतरंज खेलना, उसको उसने फॉलो किया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपके भीतर है उसको कैसे जुनून में ढालना, उसको कैसे अपने सपने में ढालना। गुकेश जब विश्व विजेता बने और जब उनको ट्रॉफी दी गई थी, तो ट्रॉफी के बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है। वो जो जवाब था, वो जवाब हम सब के लिए, या दुनिया में जो कोई भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है किसी भी फील्ड में, उसके लिए वो जवाब बहुत प्रेरक है, बहुत इंस्पायरिंग है। गुकेश से पूछा गया कि आपको ये ट्रॉफी लेके कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बेशक ये तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जो मैंने चाहा मैं बन गया, लेकिन आज ये ट्रॉफी अपने हाथ में लेने से पहले मिलियंस ऑफ टाइम ये ट्रॉफी मैं अपने दिमाग में ले चुका। ये बात होती है उस सपने को जीना, और ख्वाबों में, ख्यालों में, इमेजिनेशन में। जब उस धुन को, उस इमेजिनेशन को, उस ख्वाब को हम अपनी रगों में, अपनी सांसों में, अपनी धमनियों में, शिराओं में दौड़ने देते हैं, तो एक दिन वो वास्तव में रिजल्ट क्रिएट करता है। आपने अभी क्रिकेट फॉलो करते होंगे आप बच्चे, नीतीश रेड्डी का नाम आपने सुना होगा। अभी कल उन्होंने मेलबर्न में शतक लगाया, अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। वो बहुत छोटे थे,
एक किसी अवार्ड फंक्शन में उन्होंने विराट कोहली को देखा। विराट कोहली उनके एक तरह से रोल मॉडल थे, तो वो सेल्फी लेना चाहते थे और बॉडीगार्ड थे तो वो सेल्फी ले नहीं सके। बहुत दूर से उन्होंने सेल्फी ली, पीछे थे विराट कोहली। और उस दौरान नीतीश रेड्डी बहुत छोटे थे। उन्होंने कैलकुलेट किया कि विराट कोहली अगले कितने सालों तक खेलेंगे और अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूं। और मेहनत की, काम किया, उस पैशन को जिया और उसी अपने आइडल के साथ जो रोल मॉडल था उनका विराट कोहली, उनके साथ उन्होंने गांव शेयर किया। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपकी समझ दुरुस्त होती है चीजों को देखने के लिए, नजरिया को जानने के लिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब सीधे करियर तो है ही, करियर तो जरूरी ही है, जीवन में कुछ ना कुछ आपको करना है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल है हमारी सोच को समझने को, नजरिए को थोड़ा परिष्कृत करना, थोड़ा डिजाइन करना, अपने आसपास की दुनिया को एक खूबसूरत निगाह से देखना, एक अच्छे संजीदगी भरी निगाहों से उसको देखना। तो ये जो सपना आप लेकर के चलेंगे अपने जीवन में, जो ख्वाब आप लेकर के अपने जीवन में चलेंगे, ये आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा, आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि जब आप सपने देखते हैं तो फिर आप उसके लिए प्लान बनाते हैं, आप उसके लिए योजनाएं करते हैं, अपने शिक्षकों से, अपने पेरेंट्स से, हर तरह से आप काम करते हैं उस पर और फिर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसी दौरान मैंने आपको एक बात कही कि जब हम आपसे पूछते हैं या हमसे जब स्कूल कॉलेज में पूछा जाता था कि आपके जीवन का सपना क्या है, गोल क्या है, तो हम अक्सर कहते हैं कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना, साइंटिस्ट बनना, ये सारी चीजें। ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है या इस पे बहुत कम बात होती है कि जीवन का कोई एक लक्ष्य कैसे हो सकता है। जीवन स्वयं में अपने आप में एक गोल है, अपने आप में एक लक्ष्य है। मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूं कि लाइफ इटसेल्फ गोल, उसको कैसे शानदार ढंग से जिया जाए, इस पे बहुत कम बात होती है। बातें इस बारे में होती है कि करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी जीवन नहीं चलेगा, लेकिन वो जीवन का एक हिस्सा है। अगर इस पे हम ध्यान दें, इस पे हम काम करें, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आप काम करें, ठीक है, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, इस पे अगर आप काम करें तो तनाव को झेलने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक इंस्टिंक्ट धीरे धीरे हमारे भीतर डेवलप होने लगता है। हमारा जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे देश भर में, उसमें एक बहुत खराब बात है कि लगातार प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा, 90% लाना है, 95 लाना है, 99 लाना है। 95% नंबर लाके भी बच्चे खुशी हो जाते हैं कि 98 क्यों नहीं आया, 99 क्यों नहीं आया। ठीक है, आप बेहतर से बेहतर की ओर आगे बढ़े, ये अच्छी बात है, लेकिन आप 95% नंबर ला करके भी अगर आप तनाव में है तो दिक्कत इस बात की है कि वो जो लाइफ को सेंटर में रखने वाली जो बात थी वो पीछे है। खुश होना चाहिए, 95% नंबर आ गया, बहुत खुशी की बात है, अगली बार और अच्छी कोशिश कर लेंगे। 65% नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है, अगली बार 70% की कोशिश कर लेंगे। लेकिन आप देखें कि वो कौन सी पढ़ाई है, वो कौन सी प्रतिस्पर्धा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव दे रही है। 99 है तो 100 क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इससे बचना है, इससे बिल्कुल बचना है। और मैं बहुत अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूं कि क्लासरूम में जिन बच्चों को 70%, 65%, 75% भी नंबर आते थे, वो भी आज कमाल कर रहे हैं। स्पार्क आपके जीवन में आएगा, कभी ना कभी हम सबके जीवन में स्पार्क आता है, तो उसका वेट करना है, उसका इंतजार करना है और अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। इसलिए कभी भी नंबर गेम का जो मामला है वो अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, आप बेहतर से बेहतर करें, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आपको लगातार तनाव दे, दबाव दे, इससे आपको बचना है। और इसलिए भी आपको बचना है कि जीवन ज्यादा मूल्यवान है, जीवन ज्यादा वैल्यूएबल है हमारा, और वही जीवन दांव पे लग जाए, एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। आज कोटा में देखिए आप, कोटा की स्थिति जो है वो खबरों में जब हम पढ़ते हैं तो सिहरन पैदा होती है। हम कैसी दुनिया बना रहे हैं जहां बच्चा अगर कम अंक लाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। क्यों?
क्योंकि शुरुआत से ही उसे यही बताया गया है कि यही असली सफलता है और यही असली जीवन है। अगर तुम अच्छे अंक नहीं ला रहे हो तो तुम फेल हो। इसका बहुत हद तक दोष हमारे उस समाज का है जिस समाज ने हमारे बच्चों को एक तरह से मशीन बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में ख्वाब होने चाहिए, सपने होने चाहिए, अल्लड़ मस्ती होनी चाहिए, वो बस्ते के बोझ से इतना दब जाते हैं कि जैसे लगता है कि इसके बाहर की कोई और दुनिया है ही नहीं। इन सब चीजों से बचना है और हम शिक्षकों की, हम अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम उन नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में सपना दें, ख्वाब दें। ठीक है, अगर बच्चा मेडिकल साइंस में अच्छा नहीं है, कुछ और कर लेगा। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चा खुश रहे, महत्वपूर्ण ये है कि बच्चा वो करे जो वो कर सकता है। जबरन उसके ऊपर दबाव डालना या खुद आपका अपने ऊपर दबाव डाल लेना, ये बहुत घातक है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमने किसी चीज के लिए कोशिश की, प्रयास किया, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो क्या हो गया? नहीं हुआ तो सितारों के आगे जहां और भी है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें करने को है, लेकिन जीवन को कभी भी दांव पे हमें नहीं लगाना। तो मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि दबाव कभी पढ़ाई का, लिखाई का नहीं लेना है। पढ़ना है, लिखना है, बेहतर करने की कोशिश करनी है, लेकिन उस दबाव के तले दबकर जीवन को थोड़ा किनारे कर देने वाली बात से हमें हमेशा बचना चाहिए। ये मैं आपसे एक बात और, जो जरूरी बात मुझे लगती थी जो आपसे कहना, वो मैं कहना चाहता था। और आप जिस दौर में हैं वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंटरनेट का जमाना है। आप सब रील्स देखते हैं, फोन चलाते हैं, लगातार फोन चलाते हैं। आप 30 सेकंड की रील को 2-4 सेकंड, 5 सेकंड बाद देखते हैं, फिर लगातार रील्स देखते होंगे, फोन चलाते होंगे। मेरा इस बारे में आप सबको एक सुझाव रहेगा कि स्मार्टफोन या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए हमें करना है। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएं और वो हमें ओवर रूल करे एक तरह से, इससे हमें लगातार बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा ठीक करके रखिएगा, उसका इस्तेमाल आप करें। बहुत जरूरी चीज है फोन का इस्तेमाल करना। आपको इंटरनेट से, गूगल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी जानकारी आपको देती है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि आप इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं रील्स देखने के लिए या बाकी सारी चीजें देखने के लिए कि बस आप उसी में दुनिया भूल लेते हैं। और वो जो दुनिया होती है वो एक तरह से भ्रम क्रिएट करती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, डोपामाइन आपका रिलीज हो रहा है दिमाग से, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बाकी सारी चीजों को टाल देते हैं कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, कर ही तो लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो होता नहीं। ठीक है, तो टालते रहने की आदत से आप तभी बच पाएंगे जब आप उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। और कंट्रोल में कैसे रखना है, मैं तो बता तो दिया कि कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं रहना है, अपने कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोल में कैसे रखें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा अवेयर रहना है आपको। जब आप रील देख रहे हैं तो अवेयरनेस तो माइंड में कि रील देख रहे हैं, 5-10 मिनट तक मुझे रील देखना है, एंटरटेन करना है, और उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो जितना अवेयरनेस के साथ आप पढ़ाई, लिखाई या जीवन के बाकी सारे पहलुओं में इन्वॉल्व होंगे, वो आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, और एक और जरूरी बात कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कोई ना कोई क्रिएटिव शौक आपका होना चाहिए। आप म्यूजिक सीख लें या सीखने की कोशिश करें, पढ़ना लिखना आपको पसंद हो तो वो आप करें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो तो वो आप करें। इससे आपका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है, पूरा व्यक्तित्व विकसित होता है आपका। अभी मैं देख रहा था मंच पे जिस तरह से इतनी शानदार अभिव्यक्ति आप सब लोग कर रहे थे, तो मन एकदम गदगद हो गया, बार बार हो गया। अपने स्कूल के दिन याद आ गए हमें कि हम भी जब छोटे छोटे होते थे तो इस तरह के आयोजनों में कैसे मंच पे आते थे। तो ये जो आपके स्कूल के दिन है, ये पढ़ाई लिखाई के अलावा ये मंच पे आना है आपको। अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में, डिबेट में, एसे राइटिंग में, पोएट्री में, जो कुछ भी आपको बन पड़ता है उसमें आपको भाग लेना। और आपके पास इतने शानदार शिक्षक हैं, पूरी सर को मैं बहुत लंबे से जानता हूँ और क्या कमाल के शिक्षक हैं, और हम सब भी सीखते हैं। और इतनी सारी पीढ़ियों को इन्होंने सजोया है, संवारा है। मेरे 2 विद्यार्थी यहाँ नजर आ रहे हैं, एक रोहित और एक अनीता।
ये कॉलेज के दिनों के अपने अपने स्ट्रीम के होनहार विद्यार्थी हैं। चंदन को मैं बहुत निजी तौर पे जानता हूँ, बहुत संजीदा इंसान, बहुत इंटेलेक्चुअल। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। बाकी सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि सब एक से एक है, शानदार है। व्यक्तिगत निजी परिचय नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे मंच पे, तो मुझे मालूम है कि इसमें सभी के एफर्ट शामिल हैं। तो स्कूल के दिनों में आपको अपना जो व्यक्तित्व विकसित करना है वो सब तरीके से करना है। स्पोर्ट्स में आना है, मंच पे आना है, डांस में आना है, इस तरह की चीजों में अपने आप को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे आपके भीतर का एक फियर फैक्टर खत्म होगा। सिर्फ पढ़ाकू बन जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एकदम से किताबी कीड़ा बने रहना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। फिर क्या होता है कि बाकी सारी चीजों से आप एकदम कट जाते हैं, फिर आपका व्यक्तित्व एकांगी हो जाता है। उससे आपको बचना है। तो ये एक रचनात्मक शौक कोई ना कोई आप बनाइए और पढ़ने की आदत डालिए। अच्छी किताबें पढ़िए, और जब जब आपको समय मिले, आज के दौर में तब तो ऑडियो बुक अवेलेबल है। आज के दौर में ऑडियो बुक अवेलेबल है। आप कभी गीता सुन लीजिए थोड़ी देर तक, कभी आप रामायण सुन लीजिए, कभी आप महाभारत सुन लीजिए, या कभी किसी अच्छी किताब की आप समरी सुन लीजिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि धीरे 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 ये सारी चीजें एक समय के बाद आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, ठीक है, और आप एक बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। क्योंकि कोई भी ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सबका अंतिम उद्देश्य जो होता है वह मनुष्य निर्माण करना होता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप अपने मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए, अच्छे से पेश नहीं आ पाए। तो सबके केंद्र में है कि कैसे हम प्रोसीड करें टुवर्ड्स बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैसे उस तरफ हम आगे बढ़े। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, आप तो इस दौर के बच्चे हैं जहाँ पे रैप और बाकी सारी चीजें और रील्स की दुनिया है, लेकिन हो सकता है सुना भी हो। एक बहुत अच्छा गीत है, फिल्मी गीत पुराने पुराने समय का, कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का। कि आपके होने से अगर आपके आसपास की दुनिया थोड़ी खूबसूरत हो गई, थोड़ी रोशन हो गई, तो यही सफल जीवन की कहानी है। और यही सफलता का असली मायने है कि हम अपने काम को करते हुए कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं। अगर आप अपने काम को करते हुए संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आपका जीवन उत्तम है। लेकिन आपके उस काम के करने से और आपके होने से खुशियां दूसरों तक पहुंच रही है, तो जीवन सर्वोत्तम है। और यही उत्तम से सर्वोत्तम की जो यात्रा है, यही सफलता की और जिंदगी की असली कहानी है। मैं इतनी ही बातें आपके साथ करना चाह रहा था, और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, जो कि मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ। और मैं एक बार फिर से बहुत अपना रिगार्ड और अपना सम्मान अभिव्यक्त करता हूँ पूरे स्कूल प्रबंधन के लिए। आपने मुझे सुना, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।